कॉन्क्लेव भी आज जारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। दिल्ली के मंत्री आतिशी इस वक्त हमारी इस कॉन्क्लेव का मेहमान है, हिस्सा है। क्या कुछ कह रही है, मंच से सुनते हैं। आसानी इन दिनों हो रही है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, मुझे लगता है कि जब स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो आम आदमी पार्टी के साथ जो अत्याचार पिछले 2 साल में हुआ है, ये एक इनकम्पेरेबल मिसाल के तौर पे, एक नेगेटिव मिसाल के तौर पे रखा जाएगा कि किस तरह एक पार्टी जो विपक्ष में 2 राज्यों में जिसकी सरकार थी, जो स्पीड से एक राष्ट्रीय पार्टी बनी, उसको लेकर रूलिंग पार्टी किस प्रकार से इनसिक्योर हुई और एक एक नेता को टारगेट करके झूठे केस लगाकर जेल में भेजा गया। आपको स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई और ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आप सोचिए आम आदमी पार्टी के बारे में कि एक ऐसा समय जब पार्टी के सारे सीनियर नेता जेल में थे, अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, संजय सिंह जी जेल में थे, सत्येंद्र जैन जी जेल में थे। कोई भी व्यक्ति शायद दिल्ली छोड़िए देश में नहीं होगा जो उस समय जिसने ये सोचा नहीं होगा कि अब ये पार्टी बचेगी नहीं। लेकिन फिर भी पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकजुटता के साथ पार्टी एक मुट्ठी की तरह एक साथ रही और इस मुश्किल दौर से भी गुजरी है। जैसे आपकी पार्टी एक मुट्ठी की तरह एक साथ रही, वैसे ही जी मीडिया का ये कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्टेट्स मेक अ नेशन, और एक बहुत पावरफुल, एक बहुत जिम्मेदारी वाला राज्य आप लोग संभाल रहे हैं। इस इनिशिएटिव को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप आज के दिन में इसकी सच्चाई देखिएगा तो सच्चाई यहाँ से बहुत दूर है। दिल्ली में तो हम लोग देखते ही हैं कि किस प्रकार से दिल्ली से सौतेला व्यवहार किया जाता है, लेकिन आप लगातार देखिए तो पिछले 10 सालों में जिन जिन राज्यों में विपक्ष की पार्टियों की सरकार है, वहाँ पर उस सरकार को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आप देखिए वेस्ट बंगाल में जो वहाँ के गवर्नर थे, उनका और ममता बनर्जी का क्या 36 का आंकड़ा था। तमिलनाडु में गवर्नर साहब ने बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से एक मंत्री को ही हटा दिया। एलजी साहब के साथ आप लोगों के भी तो काफ़ी टकराव होते रहते हैं। बिल्कुल, पर इसमें दिल्ली के एलजी साहब अकेले नहीं हैं। जहाँ पर भी आप देखिए, हम पंजाब में देखने जाएं, वहाँ के गवर्नर साहब 8 महीने से ज़्यादा विधानसभा द्वारा पारित बिल लेके बैठे रहे। फाइनली भगवंत मान जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को फटकार लगाई और कहा कि आप इस बिल पे फैसला लीजिए, आप इन बिल को इंडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देना एक जगह है, लेकिन वास्तविक तौर पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहाँ पर क्या व्यवहार हो रहा है वो जग जाहिर है। दूसरी बात, आप बजट की एलोकेशन में देखिए, और मैं खासकर यहाँ पे दिल्ली की बात करूँगी। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस में ज़्यादातर दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। हर राज्य जो इनकम टैक्स देता है, इनफैक्ट दिल्ली वन ऑफ द हाईएस्ट पेयर्स ऑफ इनकम टैक्स है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद बैंगलोर, इस ऑर्डर में हम इनकम टैक्स देते हैं। नहीं तो वहाँ परिस्थिति अलग है ना आतिशी जी, मुझे ये बताइए आप। नहीं, लेकिन शिवांगी जी देखिए, लोग तो लोग हैं ना। अगर लोग ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं तो क्या हमें उस टैक्स का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? लेकिन सूबे के मुखिया के बिना राज्य चलाना बड़ा मुश्किल होता है, आप जानती हैं जी। जो सूबे का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री के बिना राज्य चलाना मुश्किल होता है। कैसे चला रहे हैं आप लोग? जनता बार बार ये भी सवाल पूछती है। देखिए, ये तो इसका जवाब दिल्ली के लोग देंगे। अरविंद केजरीवाल जी को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अब आप बताइए, दिल्ली के लोग बताएंगे क्या दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। दिल्ली के लोग बताएंगे क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? क्या वहाँ पे इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या यहाँ पे इतनी महिलाएं बैठी हैं, वो बताएंगे क्या उनको जो फ्री बस यात्रा मिलती थी वो बंद हो गई? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार से काम रोकने की साजिश हुई है, ये तो पूरा जग जाहिर है।
लेकिन एक चीज़ अगर अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार के हर मंत्री, हर विधायक को सिखाई है, वो है दिल्ली वालों के लिए लड़ लड़ के काम करवाना। तो चाहे अरविंद केजरीवाल जी जेल में हो, चलिए, दिल्ली के लोगों के लिए हमने लड़ के काम करवाए हैं। साजिशों के साथ, आरोपों के साथ दिल्ली सरकार की उपलब्धियां भी गिना दी। उसमें से एक उपलब्धि है शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने काफ़ी काम किया। शिक्षा मंत्री अब आप खुद हैं, मनीष सिसोदिया जी आपको बहन बुलाते हैं। तो अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा कि स्कूल उनके कार्यकाल में अच्छे थे या आपके कार्यकाल में अच्छे हैं? स्कूल हमारे आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कार्यकाल में अच्छे हैं। देखिए, ये सरकार की एक विजन है, ये सरकार का एक सपना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी उतनी ही अच्छी शिक्षा मिले जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलती है। अब देखिए, दिल्ली इकलौती ऐसी सरकार है जहां पर बजट का 25% हिस्सा स्कूलों को दिया जाता है। आज मैं आपको इनफैक्ट इनविटेशन दूंगी, आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आइए। अभी हमने पिछले साल भर में ही मुझे लगता है 20 से ज़्यादा नए स्कूलों का उद्घाटन किया है, नई स्कूल बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया है। मैं दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई हासिल की है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर एक बिल्डिंग जो हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल की बनाई है वो दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देती है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं। दिल्ली की, देश की जनता ने अगर दिल्ली के स्कूल देखे हैं तो दिल्ली के सड़कों का हाल भी देखा है। आप जल मंत्री हैं, यहाँ जल संकट भी होता है, जल भराव भी हो जाता है, नुकसान तो कहीं ना कहीं जनता का ही हो रहा है। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और दिल्ली में एक जो समस्या है, और मुझे लगता है कि इसके बारे में एज अ होल हम सबको सोचने की ज़रूरत होगी। दिल्ली में एक समस्या है ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस। दिल्ली में अगर आप एक ड्रेन को देखिए तो वो आधा किलोमीटर जब एमसीडी की सड़क के साथ चलता है तो वो एमसीडी का है, उसके बाद 2 किलोमीटर दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी का है, और आखिरी 3 किलोमीटर केंद्र सरकार की डीडीए का है। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन को फंडामेंटली रीथिंक करने की ज़रूरत है अगर हमें दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। लेकिन मैं दूसरी बात ये भी कहूँगी, देखिए, हमें ये समझना होगा कि जो मॉनसून में, इस बार बरसात के मौसम में संकट आया है, ये सिर्फ दिल्ली का संकट नहीं है। आज देखिए, गुजरात में बाढ़ आई हुई है, देश के अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं किस तरह से क्लाउड बर्स्ट की परिस्थिति बनती है। कुछ दिन पहले हमने हरिद्वार की फ़ोटोज़ देखी, किस तरह पे वहाँ पे नदी में गाड़ियाँ बह रही हैं। हमने जोधपुर में देखा, राजस्थान में तो हम मानते हैं कि बरसात कम होती है, वहाँ पर सड़कों पर इतना तेज़ जल बहाव हो रहा है, गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स, घरों के हिस्से उसमें निकल गए हैं। प्राकृतिक आपदा कहीं भी आ सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कंट्री हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना होगा और क्लाइमेट चेंज के अनुसार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में सोचना होगा। अगर आज आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो वो डिज़ाइन हुआ है तकरीबन 30 मिलीमीटर प्रति घंटे की जो बारिश पहले होती थी, मैक्सिमम बारिश होती थी, उसके हिसाब से पिछले 2 साल से औसतन जब बरसात होती है तो 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, जितनी पहले पूरे महीने भर में होती थी। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें पूरी देश में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बना रहे हैं उसके बारे में ज़रूर सोचना होगा। देखिए, आपने बात की प्राकृतिक आपदा की, लेकिन जब इस तरह की समस्या होती है तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं तालमेल बिठाकर काम तो आखिरकार जनता के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ काम कम और आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल कि आप लोग बार बार कहते हैं कि आपके नेताओं को जेल में भेज दिया जाता है। संजय सिंह बाहर हैं, मनीष जी बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आप खुद कैंपेन चला रही हैं, तो आप लोग जिन पर आरोप लगाते हैं फिर वो ये भी तस्वीर उठा के कह देते हैं कि देखिए आपके नेता तो अब बाहर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वजह से बाहर नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बाहर है। और सुप्रीम कोर्ट जिसने हमारे देश में लोकतंत्र को बचाया, हमारे संविधान की वजह से बाहर है। वरना भारतीय जनता पार्टी ने क्या कसर छोड़ी, उन्होंने एक एक करके हमारे हर नेता पे झूठे आरोप लगाए। अब आप मुझे बताइए, आप तो जर्नलिस्ट हैं, हमने इस देश में इतने स्कैम देखे, सीबीआई रेड करती है, ईडी रेड करती है, और याद करिए वो तस्वीरें कि कहीं पे सोने के बिस्कुट मिलते हैं, कहीं पे कैश के ढेर मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर में रेड हो गई, गांव में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, कहीं से 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन हमारा हर नेता जेल में गया।
हमारे हर नेता को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में सीबीआई और ईडी ने हर बार आके बेल का विरोध किया। इनफैक्ट जब मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसीज को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक को फटकार लगाई कि ऐसे केसेस में आप इतना समय क्यों लेते हैं, ऐसे केसेस में आप बेल क्यों नहीं देते हैं। अगर आप बेल की बात कर रही हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को तो चुनावों के दौरान बेल मिली थी चुनाव प्रचार प्रसार करने, तो उसको भी तो नकारा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप अब भी देखिए, कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी की सीबीआई की बेल सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई खड़े होकर बोलती है कि हमें अपने कागजात फाइल करने का टाइम नहीं मिला, हमें 2 हफ्ते का समय और चाहिए। जिस कागजात के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते का समय मांगा वो अगले दिन देश के हर अखबार में छपे हुए थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कागजात तैयार थे। इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिन और जेल में रचने की साजिश की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी को अगर चुनाव में बेल मिली, मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली, संजय सिंह जी को बेल मिली, तो इस देश के संविधान की वजह से मिली, इस देश के सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिली, केंद्र सरकार की वजह से नहीं मिली। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि अब आगामी 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी सबकी नज़र है। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है, क्योंकि लगातार यही बात हो रही है